हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग इस समय क्या कर रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल 2023 की इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और आज हम लोग करने जा रहे हैं 4 अगस्त का शिफ्ट 2। 4 अगस्त शिफ्ट 2 का मतलब हुआ कि हमारा डिस्कशन नंबर क्या होगा, 10 होगा। ठीक, 2 अगस्त के 4 और 3 अगस्त के 4 और 4 अगस्त के 2 हो गए ना 10। ठीक है, पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, आई होप सो। तो चलिए देखते हैं कि आज आप लोगों के कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं और जो गलत हुए हैं वो क्यों हुए हैं। हाँ, जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनको पता चल ही गया कि आज हम 10वां सेट करने जा रहे हैं। इसका मतलब कि 9 सेट इसके पहले हम लोग लगा चुके हैं। ठीक, इसी के 9 सेट आज अभी इसको देख लीजिएगा, उसके बाद आप पीछे वाले भी 9 देख लीजिएगा। अच्छा, केवल 2023 ही नहीं है, 2023 के पहले भी हम लोग कुछ किए हैं, तो ज़रा उसकी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि ये रोज़ एक बार करता हूँ, फिर एक बार उन लोगों के लिए जो हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं। तो 2022 के अलावा हम लोग 2023 के अलावा हम लोग 2022 के भी CGL के, CHSL के, ठीक है, CHSL के और MTS का ये और स्टेनो का, इतना तो 2022 का भी मैं पूरा कराया ही हूँ। ठीक है, और 2023 का आपका CGL हो चुका है, स्टेनो हो चुका है, ठीक है, CPOSI हो चुका है, IB का पेपर हो चुका है, CHSL चल ही रहा है। हाँ, MTS पूरा नहीं हो पाया है 2022 वाला, 2023 वाला भी अभी नहीं हो पाया। 2022 का आधा हो गया है, 2023 का अभी शुरू भी नहीं किया है MTS का, लेकिन वो हाल ही में अभी शुरू कर दूंगा। तो चलिए फिलहाल हम लोग आज का डिस्कशन करते हैं और देखते हैं आज का आपका पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है हम लोगों को, देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग किसका, जो अंडरलाइन किया हुआ है उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। अच्छा, हिट द सैक, अभी इसको नहीं बताऊंगा, पहले मीनिंग देखो, पहले सेंटेंस पढ़ो। लिखा है कमिंग फ्रॉम द मूवी अराउंड मिडनाइट, आधी रात को मूवी से लौटने के बाद द बॉयज हिट द सैक। गेस लगाओ, आधी रात में मूवी देख के लौट के आए हैं, तो अब क्या करेंगे बताओ। जम्प्ड विद जॉय, वेंट टू स्लीप, हिट अ वॉल, साउटेड एट पेरेंट्स, पेरेंट्स पर क्यों चिल्लाएंगे और दीवार से क्यों टकराएंगे, क्या हो गया, वेंट टू स्लीप। सीधी सी कहानी है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, गेस लगाओ, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, वेंट टू स्लीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, देखो इसमें आपको यहाँ एक दिख रहा होगा वन वर्ड। ठीक, अब पढ़ो, वन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम, ऐसा आदमी जो क्या देखा करता है कि वर्स्ट आउटकम, वर्स्ट का मतलब कि वह बुरे से बुरा, तो बुरे से बुरा, बुरा देखने वाला, किसी भी काम का रिजल्ट नेगेटिव देखने वाला। जैसे कुछ आप करके आए, बढ़िया भी करके आए, सोचे पता नहीं पास होंगे कि फेल होंगे, अरे यार बड़े बड़े लोग नहीं पास होते तो हमारा क्या होगा, ऐसा क्या होगा, हमेशा नेगेटिव चीज़ें सोचा करता है आदमी। तो नेगेटिव थिंकर को क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं उसको पेसिमिस्ट। क्या कहते हैं, पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, जो पॉसिबल, यहाँ वर्स्ट लिखा था वहाँ क्या सोचा करता आदमी, बेस्ट सोचा करता, मतलब पॉजिटिव थिंकर होता तो क्या होता, ऑप्टिमिस्ट होता। ठीक, अब प्रीचर कौन होता है, देखो प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना, तो प्रीचर कौन होता है, जो उपदेश देता है, यानी उपदेशक हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा। सीरियल किलर, अभी तो पता ही हो यार, कोई आदमी ऐसा जो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक मर्डर किया करता है, उसको सीरियल किलर कहते हैं। आंसर आपका पहला वाला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, फिर से वन वर्ड। तो चलो लिखा है वन हु इज बैड इन स्पेलिंग। तो देखो गुड के लिए, अच्छे के लिए एक वर्ड आता है ना, कैली, CALLI, कैली होता है, और बैड के लिए क्या यूज किया जाता है, कैको। ये 2 वर्ड ध्यान रखना। ठीक है, तो अब इसी में अच्छा स्पेलिंग के लिए लिखने से भी रिलेटेड होगा, तो लिखने से रिलेटेड के लिए एक दिन मैंने बताया था क्या लगता है, ग्राफ लगता है। ठीक है, तो यहाँ भी लगा दो ग्राफ। ठीक है, दोनों में ग्राफ लगा दो। अब वर्ड याद करा रहे हैं आपको। कैली का मतलब क्या हो गया, गुड, और कैको का मतलब हो गया बैड।
और यहाँ क्या लिखा है, बैड इन स्पेलिंग, तो जहाँ होगा कैकोग्राफी या कैकोग्राफर, वो क्या हो जाएगा, बैड स्पेलिंग। तो कैकोग्राफर क्या है, ये आपका दूसरा वाला आंसर जो है ये क्या है, कैकोग्राफर, मतलब जिसकी राइटिंग बहुत खराब हो, जिसकी स्पेलिंग बहुत खराब हो। दो चीज़ें हो गई। और ये जो कैलीग्राफर लिखा हुआ है यहाँ पे, इस कैलीग्राफर का मतलब क्या हुआ, जिसकी स्पेलिंग बहुत अच्छी हो, जिसकी राइटिंग बहुत सुंदर हो, दोनों चीज़ें देखी जाएंगी। तो स्पेलिंग जिसकी बहुत अच्छी हो वो, या राइटिंग जिसकी बहुत अच्छी है, दोनों को क्या कहोगे, कैलीग्राफर। जिसकी स्पेलिंग बहुत गंदी हो या राइटिंग बहुत गंदी हो, उसको क्या कहोगे, कैकोग्राफर। ये तो दो हो गए आपके आज वाले मैटर में से। अब जो और बचे हुए हैं उनको देखो, आंसर से ही मतलब नहीं है, हमें बाकी सारे ऑप्शंस भी देखने हैं। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन था कार्टोग्राफर, तो कार्टो किसके लिए लगता है, मानचित्र के लिए। तो कोई ऐसा आदमी जो मैप बनाता हो, कौन, जो मैप बनाता हो, जो मानचित्र बनाता हो, उसको क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर कहते हैं। कैकोग्राफर अभी बता दिया। शॉफर क्या होता है, शॉफर क्या होते हैं, ड्राइवर होते हैं, ठीक है। जैसे प्राइवेट जो जैसे अमीर लोग होते हैं तो उनकी कारों को चलाने वाले जो प्राइवेट ड्राइवर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, शॉफर कहा जाता है, ठीक। ये वेल यूनिफॉर्म में होते हैं, प्राइवेट ड्राइवर होते हैं, उनको शॉफर कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है बच्चा, देखो इसमें एंटोनीम बताना है। और एंटोनीम किसका बताना है, गिवन वर्ड। गिवन वर्ड क्या है, डिमिन्यूटिव। डिमिन्यूटिव का मतलब क्या होता है, छोटा रूप, किसी चीज़ का छोटा रूप, मतलब किसी चीज़ का क्या कहते हो, स्मॉल फॉर्म या मिनिमाइज फॉर्म कह सकते हो, ठीक है। किसी चीज़ का छोटा रूप, जैसे ग्लोब क्या है, ग्लोब अर्थ का छोटा रूप है, डिमिन्यूटिव रूप है। या माइक्रो ने कह सकते हो तो स्मॉल फॉर्म कह सकते हो इसका। इसके लिए जो दूसरा वर्ड आता है वो क्या होता है, मिनिएचर। मिनिएचर जैसे वही अभी हम कहें ना, ग्लोब जो है वो अर्थ का क्या है, मिनिएचर है, स्मॉल फॉर्म है, छोटे से रूप में दिखाया गया है, ठीक है, वो डिमिन्यूटिव होता है। तो साइनोनिम यही हो गया। एनॉर्मस का मतलब क्या होता है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल, जिसको आप कह सकते हो ह्यूज, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा एंटोनीम। प्रोपोगेंडा क्या होता है, दुष्प्रचार। एक प्रचार होता है, एक दुष्प्रचार होता है। दुष्प्रचार क्या होता है ना, वो बुरे सेंस में होता है, खराब प्रचार होता है। और डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है, डिफर कर पाना। किसी दो चीज़ में डिफरेंस अगर आप कर पा रहे हैं, अंतर कर पा रहे हैं, तो वो होता है डिस्टिंग्विश कर पाना, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़े हम लोग, चलो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है उसका आपको क्या बताना है, साइनोनिम बताना है। तो लिखा है द टीचर वाज अक्यूज्ड ऑफ, टीचर के ऊपर इस बात का आरोप लगा था, किसका, ब्रेजन फेवरिटिज्म। फेवरिटिज्म क्या होता है, फेवर करना किसी का, फेवरिटिज्म उसी से बना है। तो किसी का फेवर करना मतलब होता है पक्षपात करना। पक्षपात करने का मतलब क्या होता है, आप किसी के लिए क्या होते हैं, बायस हैं, ठीक है ना, क्या हो गया, बायस हैं, आप भेदभाव करेंगे। इन असाइनिंग द ग्रेड्स, कोई टीचर है जो ग्रेड असाइन करने में, जो बच्चों को ग्रेड दी जाती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, उसमें वो बहुत ज़्यादा पक्षपात करते थे। और ब्रेजन पक्षपात, ब्रेजन फेवरिटिज्म का मतलब होता है बेशर्म, क्या होगा, एकदम बेशर्मी से वो पक्षपात किया करते थे, ठीक। तो इसके लिए सुटेबल वर्ड क्या होगा, अनअसेम्ड, बेशर्म के लिए। मॉडेस्ट विनम्र हो जाएगा, साई शर्मिला हो जाएगा, असेम्ड शर्मिंदा हो जाएगा, और अनअसेम्ड मतलब बेशर्म। तो आंसर आपका कौन सा हो जाना चाहिए, थर्ड वाला हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, दैट कैन सब्सटीट्यूट, ये मिल गया। और ये सब्सटीट्यूट किसको करना है, जो अंडरलाइन किया हुआ, विद इट्स डायलेक्टिकल वेराइटीज। आगे देखते हैं, लिखा है कि लेविश कैन हैंडल मेनी ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेजेस। लेविश कोई पर्सन है, वो कई सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस को हैंडल कर सकता है, विद इट्स डायलेक्टिकल वेराइटीज फ्लुएंटली। उनकी जो डायलेक्टिकल वेराइटी है, जो उनके बोलने की शैली की वेराइटी है, उसके साथ में। तो अब ये जो इट्स लगा है, ये इट्स किसके लिए लगा हुआ है भैया, ये लिखा है लैंग्वेजेस के लिए। रुको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, बड़ा इसी में सब घाच पाच हो गया, समझ ना पाओगे। ये रहा आपका, साफ हो गया ये, ठीक। चलो अब हम लोग करते हैं इसको। तो देखो
ये जो इट्स लिखा है किसके लिए लिखा है? लैंग्वेजेस के लिए। अच्छा लैंग्वेजेस क्या है भाई? लैंग्वेजेज है प्लूरल। जब लैंग्वेजेस प्लूरल है तो उसके लिए इट्स नहीं होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? देयर होना चाहिए, है कि नहीं? तो यहाँ पे इट्स की जगह पर देयर ढूंढ लो बस। और विद सही है अपनी जगह पर, तो विद चाहिए हमको, आन नहीं चाहिए। तो विद देयर, हाँ ठीक है, ये देयर लगा हुआ है। विद अ डायलेक्टिकल वेराइटीज नहीं होगा भाई, देखो यहाँ वेराइटीज लिखा हुआ है, यहाँ आ कैसे लग सकता है? अच्छा विद दे डायलेक्टिकल वेराइटीज, नाउन के पहले दे नहीं देयर लगना चाहिए, यहाँ नॉमिनेटिव की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, तो देयर होगा। अब एक ऑप्शन बचा आपका, कौन सा? सेकेंड वाला, ठीक है ना। चलें आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या करना है? देखो साइनोनिम बताना है किसका? जो अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे मैं इसका मतलब नहीं बताऊंगा, पहले पढ़ो। द ruins ऑफ दिस बिल्डिंग डू टेल अस द स्टोरी ऑफ अ डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो बिल्डिंग है, इसके जो खंडहर हैं, रूइंस हैं, ये हमको बता रहे हैं कहानी एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन की। तो अब डिफंक्ट, देखो पहले तो ये वर्ड ले लो, फंक्ट। फंक्ट किसका है बना हुआ? फंक्शन। फंक्ट मतलब होता है कार्य करना, ठीक है। फंक्ट क्या हो गया? कार्य करना। ये FUNCT फंक्ट हो गया, ठीक है। इसको जरा मैं बैक करूं, क्योंकि C और T आपको अच्छा नहीं लग रहा और D जैसा दिख रहा है ना, इसलिए ऐसे कर देता हूं, फंक्ट हो गया। इसी फंक्ट से क्या बनता है? फंक्शन बनता है। तो आप समझ ले फंक्ट मतलब क्या होगा? कार्य करना। अब अगर इसके पहले D लगा दोगे तो मतलब क्या हुआ? जो इस समय कार्य ना कर रहा हो। जो इस समय कार्य ना कर रहा हो, इसका मतलब क्या हो सकता है? आउट ऑफ यूज हो सकता है। आउट ऑफ यूज का मतलब जो फैशन के बाहर है, जो इस समय प्रचलन में नहीं है। तो इसके लिए क्या आंसर लोगे आप ले लिए ऑब्सलीट। ऑब्सलीट का मतलब इस समय क्या होता है? अप्रचलित, जो इस समय प्रचलन में नहीं है। एंशिएंट का मतलब हो गया पुराना, ये नहीं लगेगा। और कंटेम्पोरेरी का मतलब समकालीन, जो इस समय का है, तत्काल का है। जैसे इस समय दुनिया के 3 नेताओं का नाम ले लूँ मैं, मान लीजिए हम एक नाम ले रहे हैं मिस्टर मोदी जी का, एक ले रहे हैं पुतिन का, और एक ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का, ठीक है। ट्रंप ले लीजिए, या इस समय जो है उन्हीं को ले लीजिए, जो बाइडन ले लीजिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बाइडन, मिस्टर मोदी और मिस्टर पुतिन ये कंटेम्पोरेरी हैं। तो कंटेम्पोरेरी मतलब क्या हुआ? समकालीन, बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड ऑफ टाइम। और प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही प्रमुख होता है, बहुत ही डोमिनेंट सेंस के सेंस में ले सकते हो। इम्पोर्टेंट, मेन कह सकते हो। प्रोमिनेंट फीचर का मतलब क्या हुआ? मुख्य होते हैं, ये खास होते हैं, ये इनको ले सकते हो। तो आंसर कौन सा हुआ? ऑब्सोलीट हुआ। चलें आगे, अब तो तसल्ली हो गई। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है भाई? देखो यहाँ फिर वही कैन सब्स्टिट्यूट दिया, और यहाँ देखो फिनिश के बाद इतना अंडरलाइन किया हुआ है। आप कहानी समझ ही गए होगे ना क्या करना है। चलिए सेंटेंस पढ़ो जो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। अगर उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत की कोई बात नहीं, करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड का कोई ऑप्शन दिया नहीं है। तो यू विल हैव टू इम्प्रूव द सेंटेंस, ठीक, चेंज करना ही है। डिस्पाइट हैविंग अ ब्रोकन लेग मतलब क्या हुआ? पैर टूटा होने के बावजूद सारा मैनेज्ड टू फिनिश द मैराथन ऑन रिकॉर्ड टाइम। सारा ने रिकॉर्ड टाइम में मैराथन को फिनिश कर लिया, मैराथन को ख़त्म कर लिया। अच्छा ये बात बताओ, फिनिश द मैराथन, कोई चीज़ आपने ख़त्म किया है, इन रिकॉर्ड टाइम होगा कि ऑन रिकॉर्ड टाइम? ऑन टाइम का मतलब होता है एक्यूरेट टाइम पर। जैसे हम कहें कि 9 बजे आना, तुम ठीक 9 बजे आए तो क्या हो गया? ऑन टाइम। और 9 के पहले आ गए तो क्या होता है? वो इन टाइम होता है। तो मान लो कि 10 मिनट, या मान लो कि ये 1 घंटे की रेस है या 45 मिनट की रेस है। 45 मिनट की रेस है, अगर आपने 45 मिनट के पहले 42 मिनट में, 41 मिनट में अगर कंप्लीट कर दी तो उसको क्या कहते हैं? इन रिकॉर्ड टाइम होता है, ऑन रिकॉर्ड टाइम नहीं होता। क्या होगा? इन रिकॉर्ड टाइम। इतने टाइम में कर दिया कि उसका रिकॉर्ड बन गया, ठीक है। चलिए तो इन ढूंढो पहले, यहाँ पे कहीं ऑन ये होगा नहीं, क्या होगा? इन रिकॉर्ड टाइम। तो फर्स्ट वाला आंसर हो गया, ठीक है। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है? एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या हुआ? इसको सेंटेंस को जो पैसिव में दिया हुआ है उसको एक्टिव में चेंज करो। तो यहाँ क्या लिखा है? वाज के साथ किल्ड लिखा हुआ है। और रोज मैं बताता हूँ एक बार
ऐसा इत्तेफाक ही होता है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म अगर एक्टिव वॉइस में होगी तो पैसिव वॉइस में क्या होगी, वाज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब आपको वाज या वर के साथ थर्ड फॉर्म मिल रही है तो आप एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म ढूंढिए। तो चलिए ढूंढिए, ये किल्स, ये सेकेंड फॉर्म है नहीं, ये क्या होगा, किल्ड है लेकिन यहाँ हैज़ लगा है तो थर्ड फॉर्म हो गई ये लिखा है किल्ड, यही सेकेंड फॉर्म है, और किल्स क्या हो गया, वर्ब में एस लगा हुआ है ये, तो आपका आंसर कौन हो गया, थर्ड वाला। ठीक, सीधे वर्ब से। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में क्या करना है बच्चा, देखो एक वन वर्ड का क्वेश्चन है ये। वंस रिलेटिव या फैमिली या रिलेटेड, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके रिश्तेदार, उसके परिवार के सदस्य, रिलेटेड लोग, तो उनको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, एक होता है ना नातेदार, रिश्तेदार, नातेदार, ये तमाम वर्ड होते हैं। तो रिश्ते नातेदार के लिए एक वर्ड होता है किथ एंड किन, किथ एंड किन, इनमें से जो भी मिल जाए, किथ एंड किन जो भी मिल जाता है। तो किथ एंड किन में क्या हुआ, आपको किन मिल गया, ये एक ऑप्शन हो गया। बाकी जो वर्ड बचा हुआ है उनको देख लो। एक वर्ड दिया है किल्ट, तो इस किल्ट का मतलब क्या होता है, जैसे स्कर्ट पहनती हैं लड़कियां, तो वही घुटने तक के लिए एक जो घेरदार कपड़ा होता है, स्कर्ट होता है नी लॉन्ग, नी लॉन्ग का मतलब क्या हुआ, घुटने तक लंबा स्कर्ट, उसको किल्ट कहते हैं। और एक वर्ड है काइंडल, काइंडल को तो आग वगैरह प्रज्वलित करते हैं, आग जलाते हैं, उसी को काइंडल कहा जाता है। और ये काइन है एक वर्ड, तो काइन का क्या मतलब होता है, कलेक्टिवली काउज को कहते हैं, मतलब क्या हुआ, काउज, ढेर सारी काउज इकट्ठा जहां होती हैं उनको क्या कहा जाता है, काइन। कलेक्टिवली मतलब 10-20 गाय इकट्ठा कहीं हो, उन्हें ही कहा दिया जाता है। तो ये ग्रुप वर्ड है, कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड वर्ड है। ठीक ना, समझ गए चारों वर्ड। आंसर कौन सा हुआ, किन, किथ एंड किन मैंने यहाँ लिखा, ये रिश्तेदार नातेदार के लिए यूज किया जाता है। चले आगे, चलिए अगला क्वेश्चन आपका कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 11 होगा। तो 11 में बच्चा क्या करना है, यहाँ देखो लिखा है कैन सब्स्टिट्यूट, और अंडरलाइन किया हुआ यहाँ एज, क्लेवरेस्ट एज। अच्छा एक बात बताओ, कभी, अच्छा अभी मैंने ग्रामर तो आपको पढ़ाई नहीं है एडजेक्टिव वाला, तो एक बात हमेशा समझ लो, जब हम पॉजिटिव डिग्री में कंपेरिजन करते हैं तो क्या करते हैं, सो होगा या एज होगा, इसके बाद पॉजिटिव डिग्री यूज की जाती है, इसके बाद क्या लगाते हैं, एज लगाते हैं। जैसे मान लो गुड लिखना हो तो क्या होता है, सो गुड एज होगा या एज गुड एज होता है। दूसरा क्या होता है, जब कंपैरेटिव डिग्री होती है तो हम लोग उसके साथ क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, दा लगा होता है, दा के साथ हम लोग सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ क्लेवरेस्ट लिखा होता है, तो क्लेवरेस्ट में क्या लिखता है, द क्लेवरेस्ट होता है, या क्लेवरर देन होता है, या एज क्लेवर एज होता। तो ये एज क्लेवरेस्ट एज नहीं होता, दोनों एज के बीच में, ये जो दोनों एज है इनके बीच में पॉजिटिव डिग्री लगती है, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं होती। तो क्लेवरेस्ट गलत है, तो यहाँ क्या होगा, एज क्लेवर एज होगा, ये पॉजिटिव डिग्री में है ना, तो यही होना चाहिए था इसकी जगह पर। क्लियर है ना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में क्या पूछ रहे हैं बच्चा, देखो यहाँ कह रहे हैं इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक, ये इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कहाँ से ढूंढना है आपको, ये जो पैसेज दिया, पैसेज क्या एक सेंटेंस दिया हुआ है, और उसी एक सेंटेंस में जिस भी वर्ड की स्पेलिंग गलत है उसे आपको बताना है, कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है। तो प्रीव्यू की स्पेलिंग तो एकदम से ठीक ही है, वर्जन की भी ठीक है, और ग्लिम्स इसकी भी ठीक है। तो ग्लिम्स, प्रीव्यू और वर्जन नहीं, वर्जन 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 वर्जन, अच्छा यहाँ ठीक है ना, यहाँ ठीक है, तो हम ये आंसर में लेंगे ही नहीं ना। जब इस सेंटेंस में स्पेलिंग सही है तो हम नीचे क्या करेंगे, उसको नहीं लेंगे। अभी हमको देखना है ग्लिम्स की भी, देखो यहाँ पे मैंने सही किया था, यहाँ पे गलत दी हुई है, ठीक है, तो ये तो हमें आंसर नहीं। यहाँ पे एक बचा इंटायर, तो ये इंटायर की स्पेलिंग गलत है। इंटायर की स्पेलिंग क्या होगी, ENTIRE, ये होता है इंटायर की स्पेलिंग, और ये देखो यहाँ पे सही किया हुआ है। तो जो यहाँ क्वेश्चन में जिसकी गलत है वो यहाँ आंसर में सही की गई है। तो आंसर आपका कौन सा होगा, यहाँ पे चौथा होगा, क्योंकि बाकी ये जो तीनों वर्ड हैं इसकी यहीं पर क्वेश्चन में ही स्पेलिंग सही दी हुई है, तो हमारा आंसर नहीं होंगे। क्वेश्चन सेंटेंस जो है उसमें जिसकी स्पेलिंग गलत है वही आंसर होगा। तो ये इंटायर गलत था, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। अब चलें आगे, क्लियर हो गया ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें क्या करना है बच्चा लोग, इसमें देखो यहाँ लिखा है साइनोनिम, मतलब समझ गए होगे। तो साइनोनिम किसका, कैमोफ्लेग का।
कैमोफ्लेज क्या होता है? कभी आपने आर्मी वालों को या बीएसएफ वालों को देखा होगा तो वो ऐसी ड्रेस पहनते हैं जो उनके बैकग्राउंड में सेट हो जाए। जैसे जंगलों में है तो मतलब ऐसी ड्रेस पहनेंगे जो जिसे जंगल में पेड़ पौधों के कलर से मिलती जुलती होगी। चट्टान वट्टान होगी, आप मान लो इस तरह से, तो ऐसी ड्रेस पहनेंगे जो उन चट्टानों में कम खप जाती है, मतलब ये पता ना लगे कि यहाँ कोई आदमी बैठा हुआ है। तो ये क्यों करते हैं ऐसा? अपने आप को छुपाने के लिए या वेश बदलने के लिए करते हैं, है कि नहीं? तो कैमोफ्लेज का देखो इनमें से कोई सेंस हमको मिल जाता है यहाँ पर, तो ये हमारा आंसर होगा। देखो सैबोटेज एक वर्ड दिया है। अच्छा, सैबोटेज अभी 2-3 दिन पहले मैं किसी सेंस में आप लोगों को बता रहा था, यही पेपर कराते समय, जिसमें सैबोटेज का मतलब मैंने बताया था तोड़ फोड़ करना। जैसे कहीं पे दंगा उंगा फैल जाता है तो लोग बस तोड़ देते हैं, दुकानें तोड़ देते हैं, ये सब तो वो तोड़ फोड़ होता है, मतलब इलीगल ढंग से आप दंगा कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये फिलहाल हमारा आंसर नहीं होगा। एग्जीक्यूट करना मतलब जैसे आप कोई नियम बनाते हैं, कोई कानून बनाते हैं, उसको जब अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं तो एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। जिगेंटिक का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, ह्यूज, बहुत विशाल काय हो गया, इनार्मस हो गया, ठीक है, तो ह्यूज, यहाँ पे ये भी सेंस नहीं आएगा, जिगेंटिक भी नहीं आएगा। अब डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? वेश बदलना। क्या हो गया, समझ गए? वेश बदलना, भेष समझ रहे होगे या वेश समझ रहे होगे, वेशभूषा होती है ना, भेष बदलना इसको कहते हैं। तो ये हो गया आपका हमारा। अच्छा, कैमोफ्लेज क्यों यूज किया जाता है? कैमोफ्लेज मैंने कहा था ना, भेष बदलने के लिए यूज किया जाता है, तो ये डिस्गाइज फिलहाल आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, चलें आगे, अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें क्या करना है भैया? इसमें आपको करना है साइनोनिम का क्वेश्चन। आज बड़ा साइनोनिम पूछा है, एंटोनिम नहीं पूछ रहा है, क्या बात है। कॉन्स्पिकस, एक वर्ड दिया है कॉन्स्पिकस। कॉन्स्पिकस का क्या मतलब होता है? कॉन्स्पिकस का मतलब होता है एकदम से क्लियर। ये डियर मत समझना है ना, डियर नहीं है, क्लियर है भाई, क्लियर हो गया। और एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब होता है एकदम क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया। एक वर्ड और ले सकते हो अपारेंट, ठीक है, अपारेंट, APP होना चाहिए, APPRANT होता है, अपारेंट होता है। एक वर्ड और ले सकते हो एविडेंट। एविडेंट का मतलब क्या होता है? एकदम क्लियर, स्पष्ट होता है। अब एक और वर्ड याद आ गया, इनको भी लिख लो, एक्सप्लिसिट होता है, EXPLICIT। ये क्या होता है? ये सी है, समझ जाइएगा, CIT, ठीक है। लास्ट में मैं फिर से काट के लिख दे रहा हूँ, CIT, एक्सप्लिसिट। ये सब क्या होते हैं? स्पष्ट के लिए होते हैं। अस्पष्ट फिर किसी दिन बताएंगे, ठीक है। तो कॉन्स्पिकस का मतलब होता है स्पष्ट। एक यहाँ पर ये वाला भी ले लो, तो स्पष्ट होता है। जो हमने बताया उनमें से एक वर्ड से यहाँ मिल गया, ऑब्वियस मिल गया, ठीक है, चलो हमारा काम बन गया। ओपेक का मतलब क्या होता है? कि समथिंग विच लाइट कैन नॉट पास थ्रू, कोई ऐसी चीज जिसके आर पार लाइट ना जा सके, ठीक है, अपारदर्शी जिसको कह सकते हो। अननोटिसेबल का मतलब क्या होता है? जो दिखाई नहीं दे रहा हो, जिसको हम नोटिस न कर पा रहे हो। इफेक्टिव का मतलब प्रभावशाली होता है। स्पष्ट कौन हो गया? ऑब्वियस हो गया। एक आंसर हमारा हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या करना है? पैसिव वॉइस, ठीक है, यहाँ लिखा मिल गया पैसिव वॉइस। द स्टॉर्म अपरूटेड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज। तो पहले ये अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अपरूटेड क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी तो वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो पहले आप वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढ लो, ठीक है, सब में यही लगा हुआ है। एक काम करते हैं, यहाँ लिखा है कि लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज वर अपरूटेड, जबकि यहाँ क्या लिखा है? अ लार्ज नंबर ऑफ। देखो यहाँ आ लगा है कि नहीं लगा है? अ लार्ज नंबर ऑफ, तो ये नहीं होगा, कट जाएगा। यहाँ लिखा है लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, वाज नहीं होगा, क्योंकि अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज होंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या में होंगे, तो वाज नहीं होना चाहिए ना, प्लूरल वर लगना चाहिए था। अब यहाँ देखो ट्रीज के साथ वाज लिखा हुआ है, ट्रीज प्लूरल है भाई, वाज नहीं हो सकता, वर होना चाहिए। तो 3 तो गलत ही निकल गए, अब एक आपका सही निकलेगा। यहाँ क्या लिखा? अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, यहाँ लिखा वर, यहाँ लिखा अपरूटेड, यही हमको चाहिए था। आंसर मिल गया आपका चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंच गए सीधे। अब आ जाओ 16 में क्या करना है? करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर मतलब क्या हुआ? ये PQRS दिया हुआ है, इसको आपको सेट करना है, ठीक। चलो पढ़ो पहले। लिखा कि प्रोवाइडेड इट इज अ टेक्निकली एक्सेसिबल। प्रोवाइडेड का मतलब क्या हुआ? शर्त ये है, बशर्ते। क्या हुआ यहाँ? प्रोवाइडेड का मतलब उपलब्ध कराना नहीं हुआ, क्या हो गया? बशर्ते। इफ, यहाँ प्रोवाइडेड जो है वो किस सेंस में आया? इफ इट इज टेक्निकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीसिबल, ठीक, ये हो गया।
दूसरा है कि विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में यूज किया जा सकता है। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, अब देखो यहाँ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, कंडीशनली फीसिबल है एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो इसका मतलब हम P के बाद क्या लगा दें, R लगा दें, एक कम्बिनेशन तो हमारा बन गया है। ठीक है, अब आ गया जो कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स, उसको हम रिसोर्स कह सकते हैं। आगे क्या लिखा है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, कोई भी चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। ठीक, अभी देखो ये व्हिच किसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, पहले आप कनेक्टर ढूंढो। व्हिच किसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, फीसिबल के साथ नहीं लगेगा, नीड्स के साथ नहीं लगेगा। ठीक है, रिसोर्स के साथ लग तो सकता है लेकिन और ये एवरीथिंग के लिए भी लगता है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, इसके साथ भी एस लगा सकते हैं हम। ठीक, तो स्टार्ट किससे नहीं कर सकते हो, पहले ये देखो कि क्या हम एस से या क्यू से, दो ही स्टार्टिंग दी हुई है। मैं जरा इसको क्लियर करूं, थोड़ा सा और साफ हो जाए तब आपको ठीक से दिखाई देगा। इसको क्लियर कर लेता हूं। ठीक है, अब आ जाओ, अब आपको समझाते बनेगा। दो स्टार्टर है, एक तो क्यू मिल गया हमारा स्टार्टर है, ये क्या मिल गया हमको, एस मिल गया। क्यू से देखिए स्टार्ट हो गया, विच कैन बी यूज्ड, जिसको हम यूज कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं, पहले से नहीं दिया है तो क्यू से स्टार्ट नहीं होगा, तो पहले ये दोनों तो खत्म कर लो। ठीक है, दो खत्म हो गया। अब देखो किससे एंड हो सकता, क्यू या आर से किससे एंड कर सकते हो। ठीक है, तो क्यू से स्टार्ट कर सकते हो क्या, क्यों सॉरी क्यू से एंड कर सकते हो कि विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, हाँ हो सकता है। और आर से एंड बी टर्म्ड एज रिसोर्स, आर से भी एंड कर सकते हो, मतलब ठीक है, इन दोनों को हमें देखना पड़ेगा, इन दोनों से हमें करना है। तो एस के बाद देखो क्या लगा सकते हो, एस के बाद क्या लगा सकते हो। और एक लिंक और हमको मिला हुआ है ऑलरेडी, ये जो एक्सेसिबल वाला मैटर था कि पी के बाद ही हमको आर लगाना है। तो देखो किसमें पी के बाद आर है, तो इसमें भी पी के बाद आर दिया है, इसमें भी पी के बाद आर दिया है। अब देखो जितनी हम जुगाड़ लगाया करते थे सारे जुगाड़ फेल हुए जा रहे हैं, दोनों में पी के बाद आर लगा है, दोनों की स्टार्टिंग एस से है। खाली ये देखना है कि क्यू जो है वो पी आर के बाद लगेगा या क्यू जो है वो एस के बाद लगेगा। अब फाइनल पे आ जाए तो क्यू जो है ये कहाँ लगेगा ये हमको देखना रह गया है। तो क्यू जो है व्हिच कैन बी, तो व्हिच कैन बी कहाँ लगा सकते हो, आर के बाद, यहाँ लिखा है एंड करेंटली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। ठीक है, उसको हम रिसोर्स के रूप में कह सकते हैं। आगे लिखा है कि व्हिच कैन बी कॉज्ड, व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। ठीक है, तो दोनों जगह पे ये सेट लग रहा है। अब इसके लिए एक काम हमको करना पड़ेगा, दोनों का दोनों हम लगा के देख लेते हैं, क्योंकि जितने जितने जुगाड़ बनाए सब फेल हो गए हमारे। अब हमें ये देखना एस से शुरू होना ही है, पी आर होना ही है, हमको ये देखना है कि एस में पी कनेक्ट होगा या एस में क्यू कनेक्ट होगा। तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यदि कह रहे हैं इन्होंने, यदि कहा तो ये अभी तो बात ही पूरी नहीं हुई। ठीक है ना, तो ये बात पूरी नहीं हुई, मतलब एस में पी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। क्यू कनेक्ट करके देखो, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। आगे लिखा है प्रोवाइडेड इट इज, हाँ जो हमारी जरूरतों को पूरा करे बशर्ते कि ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीसिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, उसको हम रिसोर्स कह सकते हैं। अब ठीक है, तो एस के बाद क्यू सेट हो पाएगा, एस के बाद पी नहीं लग पाएगा। इतनी देर में एक आंसर हुआ। ठीक, कभी कभी ऐसी झंझट आती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। 17 में करना क्या है बच्चा, तो 17 में करना है आपको कि एंटोनीम, चलो दर्शन तो हुए एंटोनीम के, एंटोनीम बताना है किसका, फियर्स का। फियर्स का मतलब क्या होता है, भयानक, डरावना। अब भयानक और डरावना के लिए आप क्या करो, अपोजिट ढूंढो। शोर का मतलब क्या होता है, जहाँ पेन हो रहा हो शरीर में, जहाँ कष्ट हो रहा हो, जहाँ दर्द हो रहा हो, उसको कहते हैं शोर। जेंटल का मतलब क्या हुआ, जेंटल का मतलब बहुत ही अच्छा हो जाता है,
सुंदर हो जाता है। जेंटल सज्जन के लिए भी है, जेंटलमैन मतलब सज्जन पुरुष के लिए आता है। तो कुल मिलाकर के ये किस सेंस में आ गया, गुड के सेंस में आ गया, नोबल के सेंस में आ गया। वास्ट का मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ, अनॉइजी मतलब शोर से भरा हुआ। तो फिर यहाँ क्या होगा, फियर्स का क्या हो गया, सुंदर, अच्छा, डरावना, भयानक के लिए क्या हो गया, गुड हो जाएगा एंटोनिम। ठीक है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में क्या करना, ये खाली जगह तो दिख ही रही है। चलो आ जाओ। हर सन केम फ्रॉम यूरोप टू मीट हर, उसका बेटा यूरोप से आ गया उससे मिलने के लिए। आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद। अब यहाँ पे फिट करो आप एक इडियम। कौन सा इडियम क्या होगा, बिना बताए आया होगा, और क्या। तो बिना बताए आया है तो क्या लगा सकते हो, ब्लोइंग ऑफ द स्टीम। अब ब्लो ऑफ द स्टीम का एक्चुअली जो मतलब होता है वो ये है कि आप किसी स्ट्रांग इमोशन में है, मान लो आपको गुस्सा बहुत लगा है, तो कुछ ऐसा करिए कि आप उस गुस्से वाली फीलिंग के बाहर आइए। किसी से चिढ़ मची हुई है, उस फीलिंग से बाहर आइए। मतलब क्या हुआ, ब्लो ऑफ द स्टीम का मतलब होता है कमिंग आउट ऑफ, या टू गेट रिड ऑफ एन स्ट्रांग इमोशन, अ स्ट्रांग इमोशन। यहाँ तो ये लग नहीं रहा है। लाइक अ केक वॉक का मतलब होता है बहुत ही इजी, जब कोई चीज़ हमारे लिए बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है, इजीली अचीवेबल होती है, तो उसको कहते हैं। फिलहाल ये भी काम नहीं आया। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होता है, सडनली, अचानक, बिना बताए। ये हो सकता है वो 20 साल बाद अपनी माँ से मिलने के लिए अचानक चला आया, सडनली 20 साल बाद आया है। हाँ, आउट ऑफ द ब्लू हो सकता है, ठीक, ये लग रहा है। और स्टेपिंग अप हिज गेम, स्टेपिंग अप हिज गेम का मतलब होता है इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। क्या होगा, टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करना और अच्छा करना। ठीक, तो लग गया हमारा थर्ड वाला। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ क्या करना है आपको, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, किसकी स्पेलिंग गलत है। तो रिवोल्यूशनाइज, रिवोल्यूशनाइज तो ठीक लग रही है, स्पेलिंग सही है। तो रिवोल्यूशनाइज मतलब होता है किसी चीज़ में एकदम क्रांतिकारी चेंज ले आना। और ये वर्ड है प्रोफेशनल, प्रोफेशनल की स्पेलिंग भी एकदम सही है, तो ये भी नहीं होगा। ज्वेलरी की स्पेलिंग गलत लग रही है, क्योंकि यहाँ पे आर जो है वो डबल नहीं होता, सिंगल होता, और ये ई भी नहीं होता। ज्वेलरी में स्पेलिंग क्या होती है, JEWEL, और सीधे RY लगाया जाता है। और कॉन्शियसनेस है जो, इसकी भी स्पेलिंग से, ये भी आंसर नहीं होगा, आपका ज्वेलरी आंसर होगा। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट में चलिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें 20 में क्या करना है बच्चा लोग, देखो इसमें भी वही दैट कैन सब्सटीट्यूट, और ये अंडरलाइन किया हुआ है, ब्रेवर देन इंटेलिजेंट। ठीक, तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग। देखिए इसमें गड़बड़ी क्या है कि इसमें एक व्यक्ति है हिमांशु, और दो क्वालिटीज हैं ब्रेवर और इंटेलिजेंट, ये दोनों क्वालिटीज हैं। तो जब एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज में कंपैरिजन किया जाता है, तो जो कंपैरेटिव डिग्री है वो मोर से बनाई जाएगी, भले ही वो ER से बन सकती हो। तो देयरफॉर यहाँ ब्रेवर की जगह क्या लगाना पड़ेगा, मोर ब्रेव। अच्छा, ब्रेवर कब लग सकता है, जैसे दो लोगों में कंपैरिजन करो, जैसे हमें हिमांशु लिखा, हिमांशु, और यहाँ क्या लिखा होता, हिमांशु के साथ यहाँ सुधांशु लिखा होता, तो हम कहते हैं कि हिमांशु इज ब्रेवर देन सुधांशु, तब तो ठीक है। क्योंकि दो अलग अलग पर्सन में एक क्वालिटी को कंपेयर करोगे, हिमांशु इज ब्रेवर देन सुधांशु, तब तो ठीक होता। लेकिन एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज में जब हम कंपैरिजन करते हैं, हिमांशु में ही दो क्वालिटीज हैं, ब्रेव भी है, इंटेलिजेंट भी है, और ब्रेव की जो क्वालिटी है वो इंटेलिजेंट से थोड़ी ज़्यादा है। तो इन केस टू qualities of same person or thing is compared, तो comparative degree is made by using more, not by ER। ठीक है, तो more लगा करके वो comparative degree बनाई जाएगी। इसलिए जो ब्रेवर लिखा है वहाँ पर more brave होना चाहिए। चलिए, और दूसरा पॉजिटिव में होगा, तो more brave कहाँ है, किस में है more brave, वही आपका आंसर होगा। चलो आ जाओ, ठीक है। तो देखो कहाँ है more brave, ये गलत हो गया। तो ब्रेव दैन, ये मोर ब्रेव दैन इंटेलिजेंट, हमको पहला ही मिल गया। मोस्ट ब्रेव, देखो दो लोग हैं, दैन लगा हुआ है, मोस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ लिखा है दैन, तो ब्रेवर दैन मोर इंटेलिजेंट, भैया दोनों कंपैरेटिव में नहीं होंगे, ये मोर ब्रेव की जगह पे मोर होना चाहिए था, मोस्ट ब्रेव लगने का कोई चांस नहीं है, ये पहला वाला होगा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन में होता क्या है, वही क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 तक। इसमें क्या होगा, एक पैराग्राफ होगा जो दिख रहा है आपको, 5 ब्लैंक्स होंगे वो भी दिख रहे हैं आपको। इन 5 ब्लैंक्स में एक एक करके एक एक के लिए 4 ऑप्शन होंगे। तो पहले वाले ब्लैंक के लिए ये आपको 4 ऑप्शन दिख ही दे रहे हैं, ठीक है। तो वही जो कल किए थे वही वाला आज भी है। चलो पढ़ो। लिखा है कि इंडियन कल्चर ट्रीट्स गेस्ट्स एज गॉड। हमारी भारतीय संस्कृति में मेहमान भगवान होता है, अतिथि देवो भव, समझ गए ना। हाँ, एंड सर्व्स देम एंड टेक केयर ऑफ देम एज इफ दे आर पार्ट एंड डैश ऑफ अ फैमिली। तो इंडियन कल्चर में मेहमान को भगवान माना जाता है। वो मेहमान की सेवा ऐसे करते हैं, उनकी देखभाल ऐसे करते हैं जैसे वो उनकी परिवार का डैश हो, तो उनके परिवार का पार्ट एंड पार्सल, उनके परिवार का अभिन्न सदस्य हो, ठीक है। तो पार्ट एंड पार्सल, पार्ट के साथ एंड पार्सल पक्का है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ये एक इडियम है, फिक्स होता है। तो पार्ट एंड पार्सल होगा। और मतलब अब ये मेंबर हो तो मेंबर में पार्ट ना लिखा होता तो होता एज, कहते हैं कि दे आर मेंबर ऑफ फैमिली, मेंबर ऑफ फैमिली होता ठीक हो जाता। पार्ट एंड मेंबर ऑफ फैमिली, तो पार्ट एंड मेंबर नहीं होता, पार्ट एंड पार्सल होता, ये फिक्स होता है। यहाँ कुछ अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो फिक्स है वो फिक्स है, ठीक है। और आगे बढ़ लो इसको। यहाँ लिखा है कि इवन दो वी डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, भले ही हमारे पास खाने को कुछ ना हो, द गेस्ट आर नॉट लेफ्ट हंग्री, तो मेहमान कभी भूखा नहीं रहता है। एंड आर ऑलवेज डैश आफ्टर द मेंबर्स ऑफ फैमिली, और परिवार के सदस्यों के द्वारा उनका डैश किया जाता है। और जो भी वर्ड यहाँ पर यूज करोगे उसके बाद आफ्टर लग सकता हो, ये बात शर्त होगी। तो देख भाई, लुक आफ्टर लगा दो, क्योंकि यहाँ टेक केयर ऑफ लिखा हुआ है, यहाँ टेक केयर ऑफ लिखा है, यहाँ लुक आफ्टर लगा दे तो ठीक है। बशर्ते कि ये हमको यहाँ पे लुक्ड का ऑप्शन मिल जाए, ऐसे अपने मन से तो हमें अच्छा लग रहा है। एल्डर्स एंड रेस्पेक्ट, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो, और जो सम्मान है वो फॉर एल्डर्स, तो जो हमसे बड़े हैं एल्डर हैं, और जो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स है, बड़ों का जो सम्मान है। इज अ मेजर कंपोनेंट इन इंडियन कल्चर, हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर में वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा कंपोनेंट है। एल्डर्स आर द डैश फोर्स फॉर एनी फैमिली एंड हेंस द लव एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स कम फ्रॉम डैश, तो जो हमारे एल्डर होते हैं वो हमारी या किसी भी परिवार के ड्राइविंग फोर्स होते हैं, पक्का। यहाँ देखो क्या लिखा है, फोर्स लिखा है, तो क्या लगेंगे यहाँ पे, ड्राइविंग फोर्स लगाएंगे, वही एक ऑप्शन ही है। जब हम जो प्रेरक कह सकते हो ना, प्रेरक, जिनके मतलब कदमों पे हम लोग चलते हैं, कदमों मतलब उनके चरण चिन्हों पे, जिनको अनुसरण करते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, ठीक। तो वो हमारे क्या होते हैं, ड्राइविंग फोर्स, क्या इंस्पायरिंग फोर्स, इंस्पायरिंग पर्सनालिटी होते हैं आगे। तो इसलिए उनके लिए जो हमारे सम्मान निकलता है वो कहाँ से निकलता है, हमारे दिल से निकलता है, फ्रॉम हार्ट, हमारे दिल से निकलता है सम्मान। ये फोर्स्ड नहीं होता, ये ज़बरदस्ती का नहीं होता है, ये अंदरूनी होता है। आगे, एंड इज नॉट आर्टिफिशियल, ये आर्टिफिशियल नहीं है। आगे लिखा है कि एन इंडिविजुअल टेक्स ब्लेसिंग्स फ्रॉम हिज एल्डर्स, कोई भी व्यक्ति अपने से बड़ों का आशीर्वाद ले सकता है बाय टचिंग देयर फीट, उनका पैर छू के। एल्डर्स ड्रिल एंड डैश द इंडियन कल्चर विद इन अस एज वी ग्रो, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारे जो एल्डर्स होते हैं वो अपनी संस्कृति को हमें दे देते हैं। ड्रिल करते हैं मतलब क्या हुआ, पहले वो उस संस्कृति को क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। अब यहाँ ड्रिल का मतलब एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मतलब क्या हुआ, उपयोग करना, लागू करना। तो जो हमारे बड़े हैं, जैसे हमारे बड़े जब अपने से बड़ों का पैर छूते हैं तो ये करके वो हमको अपनी कल्चर क्या करते हैं, पास कर देते हैं। उनको, अपने बड़ों को जब हम दूसरे के सामने हाथ जोड़े हुए या उनका पैर छूते हुए देखते हैं तो हम भी वैसा ही करते हैं। तो यह क्या करते हैं, जब एल्डर्स जो हैं वो किसी कल्चर को ड्रिल करते हैं, मतलब उसको, जब एल्डर्स किसी कल्चर को एक्सरसाइज करते हैं, अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं, तो हमको भी वो चीज़ अप्लाई करने के लिए, वो चीज़ लागू करने के लिए हमको इंस्पायर करते हैं, ठीक। यही बात है इसमें, ठीक है। तो पहला वाला तो हम लोग भर चुके ही हैं। मैंने क्या कहा था पहले में, पार्ट एंड पार्सल फिक्स है लगना, तो ये पहला वाला हो गया। अब दूसरे वाले पर चलो, नेक्स्ट वाले पे लगा तो हम लोग फिलहाल चुके ही हैं शायद। दूसरे वाले में क्या लगाना है,
कि हमारे पास खाने को भले ना हो लेकिन भूखा मेहमान कभी भूखा नहीं रहता, और उनकी हमेशा देखभाल होती है परिवार के सदस्य को द्वारा। तो कोई ऐसा वर्ड लगाओ यहाँ पर आफ्टर जिसके साथ लग सकता हो। तो ब्रॉट आफ्टर, बिंग आफ्टर, टेकन आफ्टर, लुक्ड आफ्टर या शॉर्ट आफ्टर। शॉर्ट आफ्टर तो तब होता है हमें जिस चीज़ की बहुत लंबे दिनों से तलाश हो, होता तो शॉर्ट के बाद भी और लगता है आफ्टर शॉर्ट के बाद भी, लेकिन जैसे उस चीज़ के लिए लगता है जैसे हम कोई चीज़ बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं वो हमको मिल जाए, तो ये होता है सीक आफ्टर, मतलब किसी चीज़ को तलाश करना। टेक आफ्टर का मतलब होता है जब किसी की शक्ल सूरत किसी पर जाती है, जैसे कोई ये कहता है किसी को कि यार तुम्हारा जो कान है ना वो तुम्हारे पापा जैसा है, तो कहते हैं कि योर ईयर टेक्स आफ्टर योर फादर, ऐसे कहते हैं। तो टेक आफ्टर मतलब तुम्हारे कान तुम्हारे पापा पर गए हैं, या तुम्हारे बाल जो है तुम्हारे पापा पर गए हैं, ऐसे लोग बोलते हैं, वो टेक आफ्टर होता है। ठीक है, तो लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना या सेवा करना। ठीक है, और इसके पहले भी यहाँ पे टेक केयर ऑफ सेवा करने के लिए लगा हुआ है, टेक केयर ऑफ देम, हम उनकी सेवा करते हैं जैसे कि हमारे परिवार का अभिन्न अंग है। और यहाँ पर भी है वो भूख, मतलब हम भले भूखे रह जाए मेहमान कभी भूखा नहीं रहेगा, और परिवार के सारे सदस्य उनकी क्या करते हैं? सेवा करते हैं। तो सेवा करने के लिए क्या लगा दो आप? लुक्ड आफ्टर। ठीक है ना, थोड़ा लंबा हो गया लेकिन उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करो, अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है हमारा ये फिलर नंबर 3। तो मैंने यहाँ बोल दिया था कि जो एल्डर्स हैं वो हमारे क्या होते हैं? फैमिली के लिए, किसी भी परिवार के लिए ड्राइविंग फोर्स होते हैं। तो सीधे लगाओ ड्राइविंग फोर्स, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ड्राइविंग फोर्स मतलब प्रेरक होते हैं, मार्ग दिखाने वाले होते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ क्या लगाना है? यहाँ पर कम फ्रॉम। तो जो हमारे एल्डर्स हैं, जो रिस्पेक्ट हैं, और जो हमारे एल्डर्स के लिए हमारी रिस्पेक्ट है वो कहाँ से आती है? अब आगे देखो लिखा कि आर्टिफिशियल नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है तो ओरिजिनल है, जो दिल से निकलती है। फ्रॉम हार्ट, तो क्या लगाओगे? फ्रॉम आउटकमिंग बिल्कुल नहीं होगा, फ्रॉम विद इन, हाँ फ्रॉम विद इन हो सकता है, अंदर से, वो जो उनका सम्मान है वो अंदर से निकलता है, नकली नहीं है। फ्रॉम सराउंडिंग और फ्रॉम विदाउट नहीं होगा, वो अंदर से निकलता है, फ्रॉम विद इन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है हमारा फिलर नंबर 5। ठीक है, तो फिलर नंबर 5 में क्या लगाओगे बच्चा? ये यहाँ वाले में क्या करोगे? तो एल्डर्स ड्रिल एंड डैश द इंडियन कल्चर विद इन अस। तो जो हमारे एल्डर्स होते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, वो हमारी कल्चर को ड्रिल करते हैं, पहले तो खुद अप्लाई करते हैं, ठीक, खुद यूज करते हैं। अब जब हम उनको देखते हैं ऐसा करते हुए, तो अपने कार्यों से, अपनी प्रैक्टिसेस से हमारे एल्डर्स हमारे अंदर वो कल्चर डाल देते हैं। तो उसको क्या कहोगे? उसको हम लोग कहते हैं पास ऑन। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जब कोई चीज़ जाती है तो उसको पास ऑन कहा जाता है, पुट ऑन, होल्ड ऑन और ग्रो ऑन नहीं होता। तो ये हो गया कौन सा? 5वां हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए 25। 25 किसके हो गए? कितने हो गए भैया? 25 × 10 = 250। हम लोग 250 क्वेश्चन कर चुके हैं। कितने में से? 1000 में से। मतलब क्या हुआ? 1/4 काम खत्म। ठीक, 1/4 हम लोग सेट लगा चुके हैं। बातों बातों में कैसे यहाँ तक पहुँचे पता ही नहीं चला होगा ना, कि कैसे कैसे धीरे धीरे हो गया। ऐसे ही ये 40 खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा एक दिन। ठीक, तो चलो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा? अपनी पर्सनल राय हमको ज़रूर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमको बताइएगा। ठीक है, तो ये सेशन चूँकि काफ़ी लंबे हो जा रहे हैं, 40-45 मिनट का करीब हो गया होगा, तो ठीक है, बाकी बातें हम लोग कल करेंगे। आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और हाँ, जो मन में आया करे वो कमेंट में लिख दिया करो यार। कोई ज़रूरी नहीं कि तारीफ ही लोगों, अगर कम ही निकलती है तो कम ही लिख दिया करो। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग कल वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।